हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 12th बायोलॉजी में एक चैप्टर आता है एवोल्यूशन। उस एवोल्यूशन के फेवर में कुछ एविडेंसेस मेंशन किए गए हैं, जो कि 7-8 एविडेंसेस हैं। उन 7-8 एविडेंसेस में से एक टाइप का एविडेंस है एविडेंस फ्रॉम होमोलॉजी एंड एनालॉजी। तो इस वीडियो में हम उसी टाइप के एविडेंस, जो कि क्या है, फ्रॉम होमोलॉजी एंड एनालॉजी, उससे रिलेटेड बात करेंगे और हम जानेंगे कि होमोलॉजी एंड एनालॉजी क्या होती है। बाकी इससे कुछ रिलेटेड टर्म्स हैं, जैसे कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, एडॉप्टिव रेडिएशन, पैरेलल एवोल्यूशन, ये सारे छोटे छोटे से टर्म्स हैं। तो हम उनके बारे में भी यहाँ पे क्लियरिटी लाएंगे कि किस टर्म का मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलॉजी एंड एनालॉजी की। तो अगर हम बात करें होमोलॉजी की, तो होमोलॉजी यानी कि होमो एंड लॉजी। होमो का मीनिंग होता है सिमिलैरिटी, लॉजी टू स्टडी। ये सेम वैसा ही है जैसे कि बायोलॉजी की अगर हम बात करें तो बायोलॉजी किन दो टर्म से मिलकर बना है, बायो एंड लॉजी। बायो का मीनिंग होता है लाइफ। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में ये जो पहला टर्म है बायो, इसका मीनिंग होता है लाइफ। और लॉजी यानी कि टू स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। इसी तरीके से स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी इज नोन एज होमोलॉजी। अब ये हम स्टडी ऑफ सिमिलैरिटी तो मैंने बोल दिया, लेकिन किस चीज़ की सिमिलैरिटी? तो हमारी एनसीईआरटी में जो टर्म मेंशन है वो है होमोलोगस आर्गन। तो उस होमोलोगस आर्गन यानी कि सिमिलैरिटी ऑफ ऑर्गन्स, अगर हम स्टडी करें सिमिलर ऑर्गन्स की, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। अब हमारी एनसीईआरटी में हमें ये टर्म डायरेक्टली नहीं मिलेगा, हमें डायरेक्टली ये टर्म मिलेगा होमोलोगस ऑर्गन। तो इस टर्म का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है होमोलोगस यानी कि सिमिलर, ऑर्गन्स यानी कि अंग, यानी कि समान अंगों की स्टडी। यानी कि अगर ऑर्गन ए, ऑर्गन बी, ऑर्गन सी अगर सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, जैसे ऑर्गन ए, बी, सी, ये अगर सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं किसके बेसिस पे है? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, या फिर मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे, या फिर हैबिटेट के बेसिस पे, या फिर बिहेवियर के बेसिस पे। अगर ये या एक्स वाई जेड किसी के बेसिस पे अगर सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं, तो हम इन्हें क्या बोल देते हैं, होमोलोगस ऑर्गन। यानी कि स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन इज नोन एज होमोलोगस ऑर्गन। तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन। अब जो दूसरा टर्म है वो है एनालॉजी। अब ये एनालॉजी क्या होती है? जैसे होमोलॉजी होती है, उसके जस्ट अपोजिट अगर हम देखें तो वो क्या है, एनालॉजी। यानी कि अब इसमें क्या था, स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन, तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ डिसिमिलर ऑर्गन, स्टडी ऑफ डिसिमिलर ऑर्गन। अब ये डिसिमिलर किस बेसिस पे होंगे? ये भी इन 4 बेसिस पे होंगे, या तो एक्सटर्नल एनाटॉमी, या फिर मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, बिहेवियर, या फिर फंक्शन। तो इन सब बेसिस पे क्या होंगे ये डिसिमिलर। तो सिमिलर या डिसिमिलर ये जो टर्म है, ये जो सिमिलर या डिसिमिलर टर्म है, किसके बेसिस पे? स्टडी ऑफ सिमिलर ऑर्गन और स्टडी ऑफ डिसिमिलर ऑर्गन। तो इनमें ये जो ऑर्गन है, ये सिमिलर या डिसिमिलर किस बेसिस पे होंगे? ये होंगे एक्सटर्नल एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, हैबिटेट, बिहेवियर, फंक्शन एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इनका टर्म्स का मीनिंग हमें समझ आ जाता है कि हाँ, होमोलोगस ऑर्गन क्या है, एनालोगस ऑर्गन क्या है। अब हम आगे देखेंगे कि हाँ, इनमें अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो वो किस बेसिस पे करेंगे, कैसे करेंगे, और वो कैटेगरीज क्या होंगी। तो अगर मैं होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन को कैटेगराइज करना हो, तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी ओरिजिन, इसके बाद हम देखते हैं इनकी एंसेस्ट्री। तो ये जो ओरिजिन है ये होमोलोगस ऑर्गन में सेम होती है, और इसमें क्योंकि ये अपोजिट है तो डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट कैसे होगी आगे समझ में आ जाएगा। अब ये एंसेस्ट्री है, ये भी इनमें सेम होती है, इनमें डिफरेंट होती है। कैसे होती है अब वो समझ आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन सेम, इसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने लिख दिया ओरिजिन सेम, तो मैंने क्यों लिख दिया, इसका मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे
कि किसी भी ऑर्गन की ओरिजिन सेम है, ये हम कब बोलेंगे? अब अगर हम ये ओरिजिन सेम देखें ऑर्गन के लेवल पे, तो ऑर्गन के लेवल पे हम ये देखते हैं कि कोई भी ऑर्गन, पर्टिकुलर एक ऑर्गन किस सेल से बना है, यानी कि वो किस सेल से ओरिजिनेट हुआ है, वो किस सेल से डिफ्रेंशिएट होके ऑर्गन बना है। क्योंकि जैसे कोई सेल होगी, सेल मिलकर टिश्यू बनाएगी, टिश्यू फिर मिलेंगे तब ऑर्गन बनेगा। तो अब कोई ऑर्गन, उसकी बेसिक यूनिट है सेल, तो उसकी जो बेसिक यूनिट है अगर वो किसी दूसरे ऑर्गन की बेसिक यूनिट से मैच करती है तो फिर हम इन दोनों ऑर्गन को आपस में क्या बोलेंगे? होमोलोगस ऑर्गन। तो ऑर्गन के लेवल पे ओरिजिन सेम होने का मतलब होता है कि द सेल फ्रॉम विच ऑर्गन ओरिजिनेटेड, यानी कि कोई भी ऑर्गन है वो किस सेल से बना है। मान लो ऑर्गन ए है, ऑर्गन बी है, ये दोनों ही ऑर्गन एक ट्रोपोब्लास्ट सेल से बने हैं। जैसे हमारे में देखें, अगर लिवर है, किडनी है, मान लो ये लिवर है, ये किडनी है, तो बेटा ये लिवर और किडनी आपस में दोनों कैसे हैं? डिफरेंट ऑर्गन। लेकिन अगर हम देखें ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, तो ये किससे बने हैं? एक ही टाइप की सेल, जो कि क्या है? ट्रोपोब्लास्टिक सेल। तो ये क्या है? ट्रोपोब्लास्टिक सेल। तो ये ट्रोपोब्लास्टिक सेल से ही बने हैं। तो ऐसे ही जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, उनके जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे ऑर्गन कैसे? ट्रोपोब्लास्टिक सेल से ही बने होते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो सेल बनती है वो ट्रोपोब्लास्टिक सेल ही बनती है, उससे फिर डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स होती हैं, फिर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू होते हैं, फिर जाके डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गन्स बन पाते हैं। तो अगर हम ऑर्गन के कंसर्न में ओरिजिन को देखना चाहें तो वो हम कैसे देखते हैं कि वो ऑर्गन किस सेल से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसे अगर हम ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे अगर देखना चाहें कि सिमिलर ओरिजिन और डिफरेंट ओरिजिन क्या होती है, तो वो हम ऐसे देखेंगे ऑर्गेनिज्म। अब ऑर्गेनिज्म है, इनके लिए हम कैटेगराइज करते हैं 3 कैटेगरी में। पहला क्या है? प्रोटोथीरियन, दूसरा है मेटाथीरियन, तीसरा है यूथीरियन। अब कोई भी ऑर्गन ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अपना नरिशमेंट कहाँ से ले रहा है, तो उसके नरिशमेंट वो जहाँ से ले रहा है उसके बेसिस पे हम उनके लिए 3 कैटेगरीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं। अब अगर कोई 2 ऑर्गेनिज्म हैं, वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अपना नरिशमेंट सेम प्लेसेस से ले रहे हैं, तो फिर हम उनके लिए क्या बोल देंगे? सेम। यानी कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ नरिशमेंट वो सेम जगह से ले रहे हैं, तो वो क्या हो गए? उनकी ओरिजिन कैसे हो गई? सेम। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटोथीरियन। प्रोटोथीरियन कौन होते हैं? एगलिंग। तो एग में वो नरिशमेंट कहाँ से लेंगे? यॉक से। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अपना नरिशमेंट एग के यॉक से लेते हैं, उनके लिए हम क्या बोलते हैं? प्रोटोथीरियन। तो जितने भी प्रोटोथीरियन होंगे वो सब कैसे होंगे? होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। ऐसे ही मेटाथीरियन कौन होते हैं? पाउच्ड मैमल। तो अब ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अपना नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? पाउच से लेते हैं। तो फिर जितने भी मेटाथीरियन होंगे वो सारे के सारे अपना नरिशमेंट कहाँ से लेंगे? पाउच से लेंगे। तो सारे मेटाथीरियन आपस में क्या हो जाएंगे? होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। अब यूथीरियन पे आते हैं। यूथीरियन कौन होते हैं? ऐसे मैमल्स जो अपना नरिशमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ कहाँ से लें? प्लेसेंटा से लें। यानी कि ये प्लेसेंटल मैमल। अब ये प्लेसेंटल मैमल जो है ये ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अपना नरिशमेंट कहाँ से लेते हैं? प्लेसेंटा से। तो फिर जितने भी यूथीरियन हैं वो सारे के सारे अपना नरिशमेंट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ कहाँ से लेंगे? प्लेसेंटा से। तो सारे के सारे यूथीरियन क्या हो गए? आपस में होमोलोगस ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ओरिजिन सेम का मीनिंग क्या होता है ऑर्गन के लेवल पे, ओरिजिन सेम का मीनिंग क्या होता है ऑर्गेनिज्म के लेवल पे। तो अब पहला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि हाँ, ओरिजिन सेम का मीनिंग क्या है। तो अब ओरिजिन डिफरेंट का मीनिंग क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गन है, अगर वो सेम सेल से नहीं बन रहा है, अगर 2 डिफरेंट ऑर्गन सेम सेल से नहीं बन रहे हैं, 2 डिफरेंट सेल से ओरिजिनेट होकर बन रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे? एनालोगस ऑर्गन। इसी तरीके से कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जो अपना नरिशमेंट है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ अलग अलग स्ट्रक्चर्स से ले रहा है,
तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो होमोलोगस नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, एनालोगस। तो इसी का जस्ट अपोजिट ये डिफरेंट का मीनिंग होता है। अब दूसरा है एंसेस्टर सेम, एंसेस्टर डिफरेंट। तो एंसेस्टर क्या होते हैं, एंसेस्टर यानी कि पूर्वज, यानी कि अब पूर्वज का मतलब वही हो गया, जैसे कोई आज एक मान लो मैमल है, तो एक प्लेसेंटल मैमल है, मान लो मैं या आप या ह्यूमन कोई भी है, तो अब इन सब का अगर हम एंसेस्टर देखें तो कौन होगा, एक यूथेरियन होगा, क्योंकि हम सारे के सारे यूथेरियन हैं। ऐसे ही मान लो कंगारू रैट है, तो कंगारू रैट का अगर हम कोई एंसेस्टर देखें तो वो कौन होगा, कंगारू रैट का एंसेस्टर कोई ना कोई पाउस्ट मैमल ही होगा, तो फिर वो कौन होगा, यूथेरियन, यानी कि कंगारू रैट का एंसेस्टर कौन हुआ, यूथेरियन। तो इसी तरीके से अगर हम देखें, जैसे हमारा जो एंसेस्टर था वो, सॉरी, कंगारू रैट का एंसेस्टर कौन होगा, मेटाथेरियन। तो ऐसे अगर हम देखें जो हमारा एंसेस्टर था यूथेरियन, तो एक यूथेरियन है, इसकी एक स्पीसीज है, ये दूसरी स्पीसीज है, ये तीसरी स्पीसीज है। ये स्पीसीज तो आपस में डिफरेंट है, लेकिन इनका एंसेस्टर कैसा है, यूथेरियन ही है। तो फिर स्पीसीज ये भले ही अलग हों, लेकिन एंसेस्टर इनका कैसा हुआ, सेम। तो इसका एंसेस्ट्री सेम होने का मतलब यही होता है। अब एनालॉजी में अगर हम देखें तो इसके जस्ट अपोजिट, यानी कि इसमें एंसेस्ट्री कैसी होगी, डिफरेंट, यानी कि इसमें अब एक मान लो यूथेरियन है, एक मेटाथेरियन है, इसकी एक प्रोजेनी ये है, इसकी एक प्रोजेनी ये है, तो इनके एंसेस्टर ही डिफरेंट हो गए, तो फिर ये एंसेस्ट्री कैसी हो गई, डिफरेंट। तो अब बात करते हैं कि हाँ, ओरिजिन और एंसेस्ट्री तो हमें पता लग गई, इन दोनों में सेम होगी, इसमें डिफरेंट होगी, लेकिन तो क्या जिनमें एंसेस्ट्री और ओरिजिन सेम होगी उन सबको हम होमोलॉजी बोल देंगे, या फिर जिसमें भी डिफरेंट होगी उनको एनालॉजी बोल देंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट चीज, फंक्शन। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो होती हैं, इसके साथ साथ में उसका फंक्शन सेम है या फिर डिफरेंट है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो जो अगर हम होमोलॉजी की बात करें तो इसमें जो फंक्शन होते हैं वो मोस्टली डिफरेंट होते हैं, यानी कि मोस्टली केसेस में हमें फंक्शन क्या देखने को मिलेगा, डिफरेंट। लेकिन ये एक जनरल परसेप्शन हम लोग बना लेते हैं कि हाँ, होमोलॉजी के लिए फंक्शन का डिफरेंट होना ही मैंडेटरी है, तो वो मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, वो सेम भी हो सकता है। लेकिन हमारी एनसीईआरटी के लेवल पे जितने भी एग्जांपल दिए हुए हैं वो सारे के सारे डिफरेंट वाले दिए हुए हैं। तो अगर हम देखें कि अगर हम सिर्फ एक कंक्लूजन बना लें कि होमोलॉजी में ओरिजिन हम देखेंगे अगर सेम है, एंसेस्ट्री सेम है और फंक्शन अगर डिफरेंट है, तो वो होमोलॉजी का आंसर जाएगा, तो हाँ वो होमोलॉजी का आंसर जाएगा। लेकिन अगर हमें कभी ऐसा एग्जांपल मिले उसमें फंक्शन डिफरेंट ना भी हो, फंक्शन सेम मिले, तो भी वो होमोलॉजी का एग्जांपल हो सकता है। ये डेफिनेशन डिफरेंट पे खत्म नहीं होती और सेम पे भी जाती है। तो अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो हमारा इतने से काम चल जाता है कि हाँ, अगर हमें डिफरेंट मिल गया सीधे होमोलॉजी मार दो, बात खत्म, क्योंकि कोई एग्जांपल एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन ही नहीं है कि उसमें सेम भी फॉलो होता हो। तो अब अगर हम देखें एनालॉजी में, तो इसमें ये दो कंडीशन देखेंगे कि ये डिफरेंट है। तीसरी कंडीशन क्या देखेंगे, फंक्शन। तो इसमें फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेम, लेकिन इसमें ये मैंडेटरी कंडीशन है। इसमें अगर फंक्शन सेम नहीं हुआ तो फिर वो एनालॉजी नहीं है। मान लो उसका ओरिजिन डिफरेंट है, उसका एंसेस्टर डिफरेंट है और फंक्शन भी डिफरेंट है, तो वो होमोलॉजी, सॉरी, वो एनालॉजी नहीं रहा, वो कुछ और ही हो गया। तो इसमें ये मैंडेटरी कंडीशन है कि उसका फंक्शन सेम ही होना चाहिए। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे होमोलॉजी और एनालॉजी का एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर होती है। तो अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो अब अगर हम होमोलॉजी का एग्जाम्पल देखना चाहें, अगर होमोलॉजी को एग्जाम्पल के बिहाफ पे अगर समझना चाहें, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे होमोलॉजी का, वो देखेंगे इंटरनल ऑर्गन ऑफ ऑल वर्टिब्रेट। तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके जो भी इंटरनल ऑर्गन हैं वो सारे के सारे होमोलॉजी शो करते हैं। अब वो क्यों करते हैं, जैसे कि भी मैंने बताया कि हमारी जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में एक सेल होती है ट्रोफोब्लास्टिक सेल, उसी के डिफ्रेंसिएशन से हमारी पूरी बॉडी बनती है। तो अगर हमारी पूरी बॉडी बनी, यानी कि हमारे सारे ऑर्गन, सारे टिश्यू, सारे बोन्स, वो किससे बनी है, ट्रोफोब्लास्ट, किसी एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल से। तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन है ये किससे बनते हैं, एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल से, और उस सेल का नाम क्या है, ट्रोफोब्लास्टिक सेल। तो हम अगर देखें
तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन होते हैं किसी भी वर्टिब्रेट के, वो किससे मिलके बने होते हैं? ट्रोपोब्लास्टिक सेल। मिलके नहीं, मतलब वो किससे ओरिजिन होते हैं? तो ट्रोपोब्लास्टिक सेल। तो ये जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल है ये सारे के सारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है, किसमें? वर्टिब्रेट्स में। तो सारे इंटरनल ऑर्गन ऑफ वर्टिब्रेट क्या हो गए? होमोलोगस। क्यों? क्योंकि सारों के सारे ओरिजिन सेम है लेकिन उनके फंक्शन डिफरेंट है। जैसे मान लो हमारी किडनी है, किडनी का फंक्शन क्या है? एस्क्रीशन। हमारा हार्ट है, हार्ट का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ एयर एंड न्यूट्रिएंट्स इन ईच टिश्यू या सेल। तो दोनों आपस में कैसे हैं? डिफरेंट ऑर्गन है लेकिन ओरिजिन दोनों की कैसी है? सेम। फंक्शन दोनों के कैसे हैं? डिफरेंट। यानी कि ओरिजिन सेम, फंक्शन डिफरेंट, होमोलॉजी। सीधे आंसर मार दो। अब अगर हम बात करें, ये तो हो गया एनिमल का एग्जांपल। अब अगर बात करें हम एक प्लांट एग्जांपल की, तो हम देखते हैं जो टेंड्रिल्स होते हैं ऑफ बोगनवेलिया, एंड कुकुरबिट्स, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक्सिलरी वर्ड का मॉडिफिकेशन होते हैं, लेकिन इन दोनों का फंक्शन कैसा है? अलग अलग। अब जैसे बोगनवेलिया में वो किसका काम करते हैं? स्पाइन का फॉर्म ले लेते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं कि जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं वो उसको ग्रेजिंग ना करें। लेकिन कुकुरबिट्स में ये टेंड्रिल्स क्या काम करते हैं? ये उसके लिए, मतलब जैसे वो बेल होती है ना, वो आगे 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 रनिंग करती है, फिर आगे आगे ग्रोथ करती है या किसी चीज़ में क्लाइंब करती है, तो ये किसमें हेल्प करते हैं? ये उस कुकुरबिट्स के प्लांट की क्लाइंबिंग में सपोर्ट करते हैं। तो दोनों का फंक्शन क्या हुआ? डिफरेंट, लेकिन ओरिजिन कैसी है? सेम, क्योंकि दोनों ही किससे बने हैं? एक्सिलरी वर्ड से। ऐसे ही अब अगर हम बात करें एनालॉजी की, तो एनालॉजी में हम पहला एग्जांपल लेते हैं, लास्ट सेगमेंट ऑफ स्कॉर्पियन एंड स्टिंग ऑफ बी। अब क्योंकि बी का स्टिंग और स्कॉर्पियन का स्टिंग दोनों काम क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं। किसका? प्रोटेक्शन का। किससे? कोई भी उनका प्रेडेटर वगैरह है तो उससे वो क्या? प्रोटेक्शन मिलती है उन्हें। लेकिन अगर हम बात करें जैसे बी, स्टिंग ऑफ बी एंड स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन, तो जो बी का स्टिंग है ये क्या है? ये इसका कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, और स्कॉर्पियन का स्टिंग इसकी बॉडी का लास्ट सेगमेंट होता है, लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी। यानी कि फंक्शन दोनों का क्या है? प्रोटेक्शन। लेकिन दोनों का ओरिजिन क्या होगा? अलग अलग। क्यों अलग क्यों होगा? क्योंकि दोनों ही अलग ऑर्गन्स हैं। तो फिर जब अलग ऑर्गन्स हैं तो अब एक उसकी बॉडी का लास्ट सेगमेंट है, एक क्या है? उसका कॉपुलेटरी ऑर्गन है, तो दोनों की ओरिजिन क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है। यानी कि ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। किसका एग्जांपल? एनालॉजी का। अब अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में हम देखेंगे स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। अब जैसे जो स्वीट पोटैटो है, स्वीट पोटैटो क्या है? स्वीट पोटैटो है एक रूट का मॉडिफिकेशन, लेकिन वहीं पे जो पोटैटो है वो क्या है? वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है। यानी कि स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, तो ये जो स्वीट पोटैटो है ये है रूट मॉडिफिकेशन, और ये जो सिर्फ पोटैटो है ये क्या होती है? शकरकंद, पोटैटो, आलू, तो ये क्या होता है? ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। यानी कि अब एक रूट है एक स्टेम है, ओरिजिन कैसा हुआ? डिफरेंट। लेकिन इनका जो फंक्शन अगर हम बात करें तो फंक्शन इसका क्या है? स्टोरेज। इस चीज का स्टोरेज ऑफ फूड। इसका भी फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। यानी कि फंक्शन दोनों का सेम है, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम। एग्जांपल किसका हुआ? एनालॉजी का। तो इस तरीके से होमोलॉजी एंड एनालॉजी का एक हमें बेसिक डेफिनेशन और उसके कुछ एग्जांपल की हेल्प से हमें पता लगा कि होमोलॉजी एंड एनालॉजी क्या होती है, इनका रियल मीनिंग क्या होता है।
अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जो पहला टर्म है वो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है? तो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन इसके नाम में ही छिपा है। जैसे एनालॉजी का मीनिंग उनके नाम में छिपा था, बायोलॉजी का मीनिंग उनके नाम में छिपा था, ऐसे इसका भी मीनिंग अगर हम देखें इसके नाम में ही छिपा है। अब वो क्या है? डाइवर्जेंट यानी कि डाइवर्ट होना। अब जैसे जो हमने देखा है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, कोई रे आ रही है तो उन रे के लिए क्या करेगा, डाइवर्ट कर देता है, यानी कि फैला देता है। रे देखो कहाँ से, एक सोर्स से आ रही थी, कैसी पैरेलल आ रही थी, लेकिन इसने क्या किया, उनके लिए अलग अलग डायरेक्शन में फैला दिया, जबकि ये सारी की सारी पहले कैसे सेम डायरेक्शन में थी। तो जब इसने फैला दिया तो अब ये क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई। तो इसी तरीके से डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का मीनिंग क्या होता है, डाइवर्ट होना, डाइवर्ट होना। तो अब ये डाइवर्ट किस चीज का होना, तो इसमें होता है कि कोई एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वो किसी डिफरेंट प्लेसेस पे चला गया, डिफरेंट हैबिटेट पे चला गया और वहीं के लिए परमानेंटली अडॉप्ट हो गया, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। जैसे मान लो ये है, ये कोई कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, अब इसमें से एक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे चला गया, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, तो ये सब क्या डिफरेंट हैबिटेट में चले गए, डिफरेंट हैबिटेट है मान लो ये। अब ये जरूरी नहीं हैबिटेट की ही जाए, अब जो मैंने भी चार पांच पॉइंट बताए थे वो क्या थे, एक्सटर्नल एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, फंक्शन, बिहेवियर, हैबिटेट, तो उनमें से कुछ भी अगर अलग अलग शो करने लग गया, यानी कि कुछ भी डिफरेंट शो करने लग गया, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो गया, डाइवर्ट हो गया। यानी कि एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि पहले क्या थी, सारे सेम जगह पर रहते थे, अब क्या फैल गए, इधर उधर अलग अलग रहने लगे। अगर हम एक मोटे तौर पे एग्जांपल लेना चाहें तो इंडिया का लेते हैं। जैसे मान लो एक इंडिया है, ये क्या है, एक मान लो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे क्लाइमेट में रहती है जहाँ का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब यहाँ के इंडियंस, मान लो सारे इंडियंस का ओरिजिन कैसा हुआ, सेम इंडिया है, इंडिया में जितने भी इंडियंस रहते हैं उन सबका ओरिजिन किससे हुआ होगा, किसी एक इंडियन से ही हुआ होगा। तो वो इंडिया, अगर मैं सिर्फ ये पता है कि हाँ एक इंसान था, वो इंडिया में रहता था, उसकी बहुत सी प्रोजेनीज थी और उसकी प्रोजेनीज एक चली गई मान लो यूएसए, एक चली गई जर्मनी, एक चली गई यूनाइटेड किंगडम, एक चली गई मान लो तंजानिया। तो अब ये क्या हुए, ओरिजिनली सब इंडियन थे, यानी कि ओरिजिन सबकी सेम थी, लेकिन आज ये कहाँ फैल गए, अलग अलग हैबिटेट में चले गए और वहीं के लिए परमानेंटली अडॉप्ट कर गए। तो इनकी जो हैबिटेट है वो क्या चेंज हो गई, यानी कि हैबिटेट डिफरेंट, ओरिजिन कैसी सेम ओरिजिन और डिफरेंट हैबिटेट कब करेंगे, जब वहाँ के लिए परमानेंटली अडॉप्ट कर जाए। ऐसा नहीं वहाँ गए वापस आ गए, वहाँ गए और वहीं के लिए परमानेंटली अडॉप्ट करेंगे, तो इसके लिए हम बोलेंगे डिफरेंट हैबिटेट। ओरिजिन सेम, डिफरेंट हैबिटेट, क्या लिख रहा है यहाँ पे, होमोलॉजी। ओरिजिन सेम क्योंकि कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट हैबिटेट, यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, होमोलॉजी। यानी कि कोई भी कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी अलग हैबिटेट में जाके वहीं के लिए परमानेंटली अडॉप्ट कर गया, और हमें सिर्फ इतना ही पता है कि जो वो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे आज अडॉप्ट कर रहा है ये किसी कॉमन ग्रुप से आया था। हमें ये नहीं पता है कि उस कॉमन ग्रुप में कौन सी स्पीसीज से आया था, उस कॉमन ग्रुप के कौन से ऑर्डर से आया था, हमें बस इतना पता है कि ये इस कॉमन ग्रुप से आया था। जैसे इस एग्जाम्पल में हमें सिर्फ ये पता हो कि आज ये भी जो भी यूएसए में है ये इंडिया से आया था, हमें ये नहीं पता है इंडिया के किस स्टेट से आया था, इंडिया के किस डिस्ट्रिक्ट से, किस सिटी से या किस विलेज से आया था, किस फैमिली से आया था, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है मोटा मोटा आइडिया कि ये इंडिया से आया था। तो हम इसके लिए क्या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल के छोड़ देंगे। तो जितने भी होमोलॉजी, क्योंकि ये क्या शो कर रहा है, होमोलॉजी, तो होमोलॉजी के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कब, जब उनका कोई भी ऑर्गेनिज्म डाइवर्ट हो जाए। डाइवर्ट मीन्स एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का कोई भी ऑर्गेनिज्म डिफरेंट हैबिटेट में जाके वहीं के लिए परमानेंटली अडॉप्ट हो जाए, तो इसे हम बोलेंगे डाइवर्ट होना। अगर होमोलॉजी का कोई भी एग्जाम्पल
अगर डाइवर्ट हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली किसका एग्जाम्पल बन जाएगा, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। अगर वो डाइवर्ट नहीं होता है मीन्स अलग अलग हैबिटेट में जाके या अलग अलग एनाटॉमिकल करेक्टर या फिर अलग अलग फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है तो वो होमोलॉजी ही रहेगा, तो फिर वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन नहीं है। अगर वो डिफरेंट फंक्शन शो करने लगे, डिफरेंट हैबिटेट में रहने लगे, डिफरेंट एनाटॉमिकल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स में डेवलप होने लगे, तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो किसका एग्जाम्पल हो गया, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन का। अब अगर हम इससे ही रिलेटेड जो दूसरा टर्म होता है वो होता है एडॉप्टिव रेडिएशन। एडॉप्टिव रेडिएशन का मीनिंग क्या होता है, एडॉप्टिव यानी कि एडॉप्ट कर जाना, रेडिएशन यानी रेडिएट हो जाना, यानी कि कोई भी एक स्पीसीज अलग अलग जगह पे जाके वहां के लिए एडॉप्ट कर गई, नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, वो किसी एक कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से आई थी। ये क्या, नंबर 2 चीज। हमें उस कॉमन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म का पूरा डिस्क्रिप्शन भी पता है कि ये कहाँ से आई थी। मान लो अगर हम देखें इसी एग्जाम्पल में, अगर हम एडॉप्टिव रेडिएशन को खोजना चाहें तो ऐसे मिलेगा कि हमारे लिए ये तो पता है कि ये जो स्पीसीज आज यूएसए में है ये ओरिजिनली एक इंडियन थी, यानी कि कहाँ से, इंडिया से आई थी। लेकिन इसी के साथ साथ हमें ये भी पता है कि ये इंडिया के इस स्टेट से थी, इस स्टेट के इस डिस्ट्रिक्ट से थी, इस डिस्ट्रिक्ट की इस तहसील से थी, इस तहसील की इस सिटी या फिर इस विलेज से थी, इस सिटी या विलेज के इस फैमिली से थी। अगर हमारे पास ये वाला पूरा डाटा है तो फिर यही डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या कहलाएगा, एडॉप्टिव रेडिएशन। तो ये तो एक मैंने जनरल एग्जांपल दिया था। अब अगर हम इसका जो एनसीईआरटी में मेंशन्ड एग्जांपल है, अगर मैं उनकी बात करूं तो एनसीईआरटी में ऐसे 3 डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को दिखाया गया है जो खुद में किसका, एडॉप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल है। तो वो 3 क्या हैं, पहला तो क्या है, डार्विन्स फिंचेज। अब मैं रफ करके ऊपर से लिखता हूँ। दूसरा क्या है, एडॉप्टिव रेडिएशन। तो इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है डार्विन्स फिंचेज। अब ये जो डार्विन थे ये अमेरिका के पास में छोटे छोटे लगभग 22 आइसलैंड्स का एक ग्रुप है जिसके लिए हम बोलते हैं गैलापागोस आइसलैंड। तो उन गैलापागोस आइसलैंड पे इन्होंने देखा कि एक बर्ड है, वो देखने में तो सेम है, यानी कि उसकी एनाटॉमी तो उन्हें सेम लग रही है, लेकिन उसकी जो वीक साइज है वो डिफरेंट है, अलग, जो कि वो क्या था, ग्रुप ऑफ 22 गैलापागोस, ग्रुप ऑफ 22 आइसलैंड था जिसके लिए हम गैलापागोस आइसलैंड बोलते हैं। तो हर आइसलैंड पे वो बर्ड मिल रही थी, लेकिन हर आइसलैंड पे उस बर्ड की जो वी की जो शेप थी वो डिफरेंट थी। तो इन्होंने इस फिनोमेना को देखा और इन्होंने फिर ये कंक्लूजन निकाला या फिर इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो जो भी वीक साइज था वो अलग अलग हो गया, लेकिन ओरिजिनली वो सारी वर्ड्स एक कॉमन वर्ड से ही रेडिएट की थी। तो उसके लिए बाद में डार्विन्स फिंचेज कहा गया। और जो वो जिस ओरिजिनल वर्ड से वो रेडिएट की थी वो एक सीड ईटर बर्ड थी, लेकिन अभी ये जब अलग अलग आइसलैंड्स पे गई तो वहाँ की फूड हैबिट्स अलग अलग हो गई। मान लो कोई जो सीड खाती थी तो उसकी वीक इस तरीके से डिजाइन थी कि वो इजीली सीड को पिक कर सके। अब जो सीड ईटर्स नहीं थी, मान लो वुड कीपर्स थी, तो उनकी वीक इस तरीके की डिजाइन थी कि वो जो लकड़ी थी उसको तोड़ सके। या फिर कुछ ऐसी थी जो कीड़े मकोड़े खाने लगी थी तो उनकी वीक इस तरीके से अडॉप्ट कर गई थी कि वो क्या करें, कीड़े मकोड़ों को आराम से पिक कर सकें। तो उनकी फूड हैबिट्स के बेसिस पे उनकी जो वीक की शेप थी वो कैसी हो गई थी, एवोल्यूट हो गई थी या फिर मॉडिफाई हो गई थी। लेकिन वो ओरिजिनली क्या थी, एक सीड ईटर बर्ड से ही आई थी। और क्योंकि हमें ये भी पता है कि वो जो हमारे लिए अलग अलग टाइप की वीक की शेप मिली या अलग अलग टाइप की जो स्पीसीज मिली वो ओरिजिनली किसी एक ही स्पीसीज से रेडिएट हुई थी, और वो स्पीसीज भी हमें पता है, यानी कि हमें उसका क्या पूरा डिस्क्रिप्शन पता लग गया कि ओरिजिनली कहाँ से आई थी, यानी पॉइंट ऑफ रेडिएशन भी हमें पता लग गया। तो इस टाइप के डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए हम क्या बोल देते हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन। तो डार्विन्स फिंचेज इसका एक एग्जांपल हो गया। दूसरा है ऑस्ट्रेलियाई मार्सुपियल्स।
अब ये क्या है, अब जिस टाइम पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो रहा था, तो उस टाइम पे पूरी पृथ्वी पे मेटाथेरियन ही मेटाथेरियन इवॉल्व हो पाए थे। अब क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, इसमें क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट था वो रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से सेपरेट हुआ और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से धीरे धीरे दूर जाने लगा, यानी कि सेपरेट ज़्यादा होने लग गया। फिर जब ये एशिया से या फिर बचे हुए पूरे वर्ल्ड से जब टूट के थोड़ा सा सेपरेट हो गया था, फिर क्या हुआ, एशिया वाले पार्ट में तो यूथेरियन इवॉल्व कर गए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यूथेरियन इवॉल्व भी नहीं कर पाए। अब क्यों नहीं कर पाए, ये तो मतलब इवोल्यूशन का पार्ट है, लेकिन अभी हम बस समझने के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बस आपको ये मानना है कि हाँ, वहाँ पे यूथेरियन उस टाइम तक इवॉल्व नहीं कर पाए। तो जब उस पर यूथेरियन इवॉल्व नहीं कर पाए, तो वहाँ पे क्या, मेटाथेरियन ग्रो करते रहे, लेकिन रेस्ट ऑफ वर्ल्ड पे क्या, यूथेरियन का राज हो गया। यूथेरियन ने सारे मेटाथेरियन का सोपड़ा साफ कर दिया। अब यहाँ पे मेटाथेरियन तो खत्म, किसका राज चल रहा है, यूथेरियन का। लेकिन वहाँ पे सारे के सारे मेटाथेरियन, क्योंकि यूथेरियन बने ही नहीं थे, और जहाँ से बने थे वहाँ से जा नहीं पाए, क्योंकि बीच में कोई मोड ऑफ ट्रांसलोकेशन नहीं था। तो फिर क्या हुआ, वहाँ पे मेटाथेरियन का राज चल रहा था, लेकिन वहाँ पे जितनी भी स्पीसीज इवॉल्व हुई वो सारी की सारी किसकी, मेटाथेरियन की ही उनकी प्रोजेनिस थी। यानी कि जो ओरिजिनल उनका पॉइंट ऑफ रेडिएशन था वो भी क्या था, एक मेटाथेरियन ही था। अब वो जैसे जो डेजर्ट कंडीशन थी, तो वहाँ पे जो भी प्रोजेनिस आई वो डेजर्ट के लिए अडॉप्ट कर गई। अब जहाँ पे मान लो घास फूस था, तो वहाँ पे क्या, किसी उनकी जो फूड हैबिट्स थी उसके अकॉर्डिंग वो अडॉप्ट कर गई। तो यानी कि डिफरेंट क्लाइमेट या डिफरेंट हैबिटेट के अकॉर्डिंग वहाँ की जो प्रोजेनिस थी वो अडॉप्ट करती चली गई। लेकिन जो एशिया में हुआ वो क्या हुआ, मेटाथेरियन तो खत्म हो गए, मेटाथेरियन खत्म हो गया, यहाँ पे क्या, यूथेरियन की प्रोजेनिस इवॉल्व कर रही थी। तो अब हमारे लिए दोनों का पॉइंट ऑफ ओरिजिन पता है कि ऑस्ट्रेलिया के जितने भी स्पीसीज हैं वो सारी की सारी ओरिजिनली किससे आई हैं, मेटाथेरियन से। ऐसे ही जो रेस्ट ऑफ पार्ट ऑफ वर्ल्ड है या एशिया है, इसमें जितने भी स्पीसीज हैं, हमें ये भी पता है कि ये जो भी स्पीसीज हैं ये किससे आई हैं, एक यूथेरियन से। तो ये दोनों भी किसके एग्जाम्पल हैं, एडॉप्टिव रेडिएशन के। क्यों, क्योंकि हमारे लिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन पता है इनका। तो दूसरा क्या है, एशिया में है, एशिया में क्या, यूथेरियन। तो इस तरीके से ये जो 3 एग्जाम्पल हैं हमारी एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है, वो किसके एग्जाम्पल है, वो है एडॉप्टिव रेडिएशन के। यानी कि एडॉप्टिव रेडिएशन कुछ नया नहीं है, ये एक टाइप का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन ही है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना सा है कि हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में पॉइंट ऑफ ओरिजिन नहीं पता होता है। हमें ये तो पता होता है कि हाँ, ये पर्टिकुलर यहाँ से आया है, लेकिन एग्जैक्ट स्पीसीज नहीं पता होती है कि ये किस स्पीसीज से इवॉल्व होके ये नई स्पीसीज बनी है। लेकिन एडॉप्टिव रेडिएशन में हमारे लिए ये भी पता होता है कि ये जो भी पर्टिकुलर स्पीसीज हम देख रहे हैं ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ स्पीसीज से इवॉल्व होके ही बनी है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एडॉप्टिव रेडिएशन के 3 एग्जाम्पल हमारे लिए एनसीईआरटी में मिलते हैं। इसके बाद अगला टर्म आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, कन्वर्जेंट यानी कि इसके भी नाम में छिपा है, क्या छिपा है, कन्वर्ट होना। जैसे उसमें क्या था, डाइवर्ट होना, तो इसमें क्या है, कन्वर्ज होना। अब कन्वर्ज होना क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, कॉन्वेक्स लेंस था। कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा था, जो रेज आ रही थी उन्हें और फैला रहा था, यानी कि डाइवर्ट कर रहा था। तो इसमें क्या है, इसमें है कॉन्केव लेंस। अब कॉन्केव लेंस का काम क्या होता है, कोई भी रेज आ रही है तो वो क्या करता है, उन आने वाली रेज के लिए एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज कर देता है, यानी कि रेज को इकट्ठा कर देता है। तो इसी तरीके से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में क्या, कन्वर्ज होना। आपको कन्वर्ज कैसे दिखाई देगा, वो ऐसे दिखाई देगा, मान लो कोई भी एक ऑर्गन है, वो किसी उसका जो ओरिजिन जिस सेल से हुआ है वो कोई एक ए टाइप की सेल है, ए टाइप की सेल ने ये ऑर्गन बना दिया, बी टाइप की सेल ने ये ऑर्गन बना दिया, सी टाइप की सेल ने ये ऑर्गन बना दिया। तो क्योंकि इन तीनों का ओरिजिन कैसा है, डिफरेंट, ओरिजिन डिफरेंट, लेकिन अब जो फंक्शन है ए का भी वही है, बी का भी वही है, सी का भी वही है, यानी कि इनका क्या फंक्शन क्या हुआ, सेम।
तो अगर ओरिजिन डिफरेंट है, फंक्शन सेम है, तो हमें क्या दिख रहा है इसमें? एनालॉजी। यानी कि अगर कोई डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गन या डिफरेंट ओरिजिन के ऑर्गेनिजम्स सेम फंक्शन शो करने लगे या फिर सेम हैबिटेट में रहने लगे, सेम मॉर्फोलॉजी, सेम एनाटॉमी शो करने लगे, सेम लाइफ स्टाइल फॉलो करने लगे, तो फिर हम उसके लिए क्या बोलेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब ये जो सेम मैंने लिखा है ये कुछ भी हो सकता है, ये एक्सटर्नल एनाटॉमी हो सकती है, मॉर्फोलॉजी हो सकती है, ये फंक्शन हो सकता है, ये हैबिटेट हो सकता है। अगर इन सब में अगर सिमिलरिटी कहीं पे भी हमें दिख जाए तो फिर वो क्या हो गए? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। डाइवर्जेंट कैसे? देखो अब यहाँ पे जैसे ये रेस कैसे एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही थी, क्या डाइवर्ट हो रही थी, इसमें भी देखो ये थोड़ा उसी टाइप से लग रहा है ना, डाइवर्ट। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम डाइवर्जेंट इवोल्यूशन बोल देते हैं, सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल देते हैं। ये सब क्या हो रही है? कन्वर्ट हो रही है। डाइवर्ट तो फैलना होता है, तो ये सब क्या कन्वर्ट हो रही है। तो इस टाइप के इवोल्यूशन के लिए हम कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोल देते हैं। अब क्योंकि अब इसमें हमें क्या ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, क्या देखने को मिली? एनालॉजी। तो इसमें भी क्या एनालॉजी के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली किसके? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के एग्जांपल्स कहलाएंगे। लेकिन एनसीईआरटी में एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है, तो क्वेश्चन भी ज़्यादा उसी से बनते हैं, तो हम उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे कि वो जो एग्जांपल है वो क्या है। वो एग्जांपल दिया हुआ है यूथेरियन एंड मेटाथेरियन के बारे में। ये यूथेरियन, ये है मेटाथेरियन। अब यूथेरियन और मेटाथेरियन कहाँ बने थे? यूथेरियन बने थे एशिया में, ये बने थे ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे मेटाथेरियन ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन कुछ ऐसी स्पीसीज बनाई जो एशिया के यूथेरियन से काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी शो करती थी। अब वो सिमिलैरिटी किस बेसिस पे करती थी? एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, हैबिटेट के बेसिस पे, बिहेवियर के बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे। तो क्योंकि यहाँ की ऐसी 7 स्पीसीज बनी जो ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट पे जो मेटाथेरियन थे, यहाँ की 7 स्पीसीज से हूबहू तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी दिखाती हैं। तो अब वो 7 स्पीसीज अगर हम देखें तो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये यहाँ चले गए, ये यहाँ चले गए इसलिए वो सिमिलरिटी दिखाती हैं। ये टोटली डिफरेंट कंडीशंस में, टोटली डिफरेंट हैबिटेट में, टोटली डिफरेंट एंसेस्ट्री में इतना एक अच्छा फिनोमेना देखने को मिला, इतना एक सरप्राइजिंग फिनोमेना था कि यहाँ की ये 7 स्पीसीज और यहाँ की ये 7 स्पीसीज काफ़ी हद तक सिमिलरिटी शो करती हैं, जबकि ओरिजिन इसकी अलग है। ओरिजिन देखा जाए तो इसकी और इसकी दोनों की कैसी है? डिफरेंट। ओरिजिन डिफरेंट होने के बावजूद यहाँ की इन 7 स्पीसीज और यहाँ की इन 7 स्पीसीज में काफ़ी हद तक सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, काफ़ी एक सरप्राइजिंग फिनोमेना है। तो यहाँ पे अगर देखें ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन, हैबिटेट, बिहेवियर कैसा मिला? सेम। ये क्या है? सेम। तो फंक्शन, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो ये किसका एग्जांपल दिखा आपको? ये अभी मैंने देखा था ना, फंक्शन सेम और जो ओरिजिन है वो कैसी है? डिफरेंट। तो ये किसका एग्जांपल था? एनालॉजी। तो यहाँ पे भी क्या एनालॉजी देखने को मिली। लेकिन ये जो एनालॉजी है ये क्या तो आपके लिए डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, सॉरी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन दिखा रही है या नहीं दिखा रही है? कन्वर्जेंट यानी कि कन्वर्ट होना। कन्वर्ट क्या होता है? अलग अलग चीज का सिमिलर बिहेवियर, सिमिलर एटमॉस्फेयर, सिमिलर हैबिटेट, सिमिलर एनाटॉमी, सिमिलर फंक्शन शो कराना क्या था? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीसीज, क्यों? क्योंकि ओरिजिन अलग अलग है। क्या दिखा रही है? सेम हैबिटेट, बिहेवियर, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी। तो फिर ये क्या हुआ? कन्वर्ज फिनोमेना दिखाई दिया। तो यहाँ पे भी ये जो कन्वर्जेंट फिनोमेना है इसी के लिए हम क्या बोल देते हैं? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हम एग्जांपल ही लेना चाहें तो वो एग्जांपल क्या है? जैसे मान लो यहाँ की
वोल्फ और यहाँ की तस्मानियन वोल्फ कैसी है, आपस में काफ़ी हद तक सेम दिखती हैं। तो क्योंकि वो सेम दिख जरूर रही हैं लेकिन ओरिजिन उनका डिफरेंट है, ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम, तो फिर क्या हुआ, एनालॉजी का फिनोमेना दिखाई दिया। अब एनालॉजी का फिनोमेना दिखाने के साथ साथ अलग अलग हैबिटेट की या अलग अलग ओरिजिन की स्पीसीज सेम फंक्शन दिखा रही है, तो हमारे लिए इसमें कन्वर्ज फिनोमेना भी दिखा दिया, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जांपल है, क्योंकि इवॉल्व होके आई है किस फिनोमेना के थ्रू, कन्वर्ज के थ्रू, यानी कि कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का ये एग्जांपल होगी। अब क्या हुआ, अगर हम इसी में देखना चाहें जो चौथा टर्म है वो है पैरेलल इवोल्यूशन। पैरेलल इवोल्यूशन, तो पैरेलल इवोल्यूशन वो भी जैसे उसमें क्या दिखाता हमें, एडॉप्टिव रेडिएशन का फिनोमेना दिखाता, किसमें, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में। ऐसे ही हमारे लिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में पैरेलल इवोल्यूशन का फिनोमेना दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, क्योंकि जिस टाइम में एशिया में ये वोल्फ इवॉल्व हो रही थी उसी सेम टाइम में ऑस्ट्रेलिया में तस्मानियन वोल्फ इवॉल्व हो रही थी। अब क्या हुआ, आज वहाँ की वोल्फ हमारे यहाँ की वोल्फ और वहाँ की तस्मानियन वोल्फ लगभग सेम है। तो अगर वो लगभग सेम है, दोनों में कोई रिलेशन तो था नहीं, अगर दोनों कॉमन एंसेस्ट्री से आई होती तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ ये सेम बन सकती हैं, लेकिन देखो कितना मतलब एक सरप्राइजिंग फिनोमेना था कि कोई भी उनमें रिलेशन नहीं है, तब भी वहाँ का एवोल्यूशन यहाँ का एवोल्यूशन कैसा हो रहा है, सेम टाइम पे सेम स्पीसीज बना रहा है, यानी कि सेम टाइम पे सेम स्पीसीज का बनना, यही क्या हो गया, पैरेलल इवोल्यूशन। तो इस तरीके से हमारे लिए एनालॉजी एंड होमोलॉजी से रिलेटेड आज बेसिक डेफिनेशन, उसके एग्जांपल और उसके साथ साथ उससे रिलेटेड ये 4 टर्म्स के बारे में थोड़ा सा एक आइडिया मिला। तो यही होता है होमोलॉजी, एनालॉजी एंड कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एडॉप्टिव रेडिएशन एंड पैरेलल इवोल्यूशन। अब क्योंकि ये सब हम पढ़ किस लिए रहे थे, ये सारा का सारा हम पढ़ रहे थे एविडेंस देने के लिए, किसके फेवर में, इवोल्यूशन के फेवर में, कि इवोल्यूशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब हम लास्ट में, अब आप लोग बताएं कि इसमें से कौन सा, क्योंकि इसमें हमने कौन से 2 फिनोमेना पढ़े, पहला कौन सा पढ़ा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, दूसरा कौन सा पढ़ा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। दूसरा है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अब हम बताओ, जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, क्या आपके लिए इसमें होमोलॉजी देखने को मिली, तो हाँ मिली, और इसमें कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में हमें क्या होमोलॉजी देखने को मिली, नहीं, इसमें हमें क्या मिला, एनालॉजी देखने को। तो इसमें हमें होमोलॉजी मिली, इसमें एनालॉजी मिली। तो अब आप, जो क्वेश्चन है वो ये है मेरा कि अब बताओ इसमें से कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होने को सपोर्ट करता है या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होने को सपोर्ट करता है। तो अब आपके लिए हिंट मिलेगी इस टर्म से, होमोलॉजी एंड एनालॉजी से, क्योंकि इवोल्यूशन हुआ है उसका मीनिंग है कि हाँ, इवोल्यूशन कहता है कि किसी एक स्पीसीज से इवॉल्व हो के बहुत लैक्स ऑफ जनरेशन में जाके ये इतनी बड़ी बायोडाइवर्सिटी बन पाई है। मीन्स सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी एक इवोल्यूशनरी पाथ